हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए का पराकुंडलन। ठीक है, हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी में आज हम लोग एक नया चैप्टर में, ठीक है, जो वंशागति का आणविक आधार चैप्टर चल रहा है, इसमें हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, डीएनए का पराकुंडलन। और इसके साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। ठीक है, और छोटा सा टॉपिक आरएनए संसार या आरएनए वर्ल्ड, ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये हमारे अंदर, हमारे कोशिका के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो कैसे एक छोटे से केंद्रक के अंदर क्या होता है, पैक होता है। ठीक है, तो डीएनए की पैकेजिंग के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, या गुणसूत्र की संरचना कैसे बनती है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट किया जाए डीएनए का पराकुंडलन। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सामान्यतः हर एक जीव के पास क्या होता है, उसका खुद का डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अगर हम ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई एक क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है या जीवाणु होती है या होता है। इसके पास जो डीएनए होता है उसकी लंबाई होती है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। बीपी मतलब बेस पेयर या क्षार युग्म कहते हैं इसको। ठीक है, तो ई कोलाई के पास इतना बड़ा डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि जो साइज होती है किसकी, जीवाणु की, वो माइक्रोन में होती है, बहुत छोटी होती है। तो ये डीएनए कैसे पैक होता है कोशिका के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं, इनका डीएनए थोड़ा कुछ छोटा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे पैकेजिंग थोड़ा कम आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे डीएनए बड़ा है, फिर भी डीएनए की पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। डीएनए को कैसे कोशिका के अंदर पैक किया जाए, तो डीएनए बहुत बड़ा है। ठीक है, कितना है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। अब यहाँ पे मान लीजिए यह क्या है, जीवाणु की कोशिका है, ई कोलाई है। अब इसके अंदर डीएनए कैसे पैक होता है, तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है, आप जानते हैं कि जो ई कोलाई का डीएनए होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वह क्या करता है, लूप बना लेता है। ठीक है, इस तरह से लूप बना करके पैक हो जाता है। और इस संरचना को जीनोफोर कहा जाता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या जीवाणुओं में जो डीएनए होता है वह कुंडलित होकर के जीनोफोर बना लेता है, जीनोफोर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है और डीएनए आसानी से क्या होता है, कोशिका के अंदर पैक हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति किसमें थी, ई कोलाई या जीवाणुओं में। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, मान लीजिए मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य में किसमें, ह्यूमन के पास जो एक सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल में जो डीएनए की लंबाई होती है 3.2 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो मनुष्य की जो सोमैटिक सेल्स हैं, जैसे स्किन की सेल्स हैं या लीवर की सेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितनी होती है, कितना लंबा डीएनए होता है, 3.2 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, ये क्या होता है, मनुष्य का डीएनए होता है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर में, तो डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 2 मीटर लंबा, ठीक है, जो हमारी एक कोशिका होती है शरीर की, उसमें कितना मीटर लंबा डीएनए पाया जाएगा, लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है या होता है। डीएनए की लंबाई कितनी होगी एक कोशिका में, जो डीएनए है 2 मीटर। ठीक है, अब जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसका आकार माइक्रोन में है या माइक्रोमीटर में है, और इसके अंदर एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो केंद्रक होता है, इसी केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। इसी केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। और केंद्रक का जो आकार होता है, माप होता है, लगभग
4 या 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना? 4 या 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अब सोचिए कि 2 मीटर लंबा डीएनए किस व्यास के केंद्रक में पैक करना है? 4 माइक्रोमीटर व्यास के केंद्रक में पैक करना है। तो यह बहुत लंबा है। अब इसको उसके अंदर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोल्ड करना पड़ेगा या कुंडलित करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम पैक कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे जो टेलर होता है, सिलाई करता है, तो उसके पास धागा होता है। आप देखते हैं धागे की लंबाई क्या होती है? कई मीटर होती है, 100 मीटर या 200 मीटर होती है। लेकिन क्या होता है, उसको एक पोल के ऊपर लिपेट दिया जाता है, तो जो वो छोटे से भाग में क्या होती है? आ जाती है। इसी प्रकार से अब केंद्रक के अंदर डीएनए को रखने के लिए कितना लंबा? 2 मीटर डीएनए को अंदर रखने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको पैक करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से पैकेजिंग होती है, आइए देखते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें डीएनए को पैक करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए, तो डीएनए को पैक करने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होगी? हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हिस्टोन। ठीक है, तो सामान्यतः यहाँ पे 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 और इसके अलावा H1, ये 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर आप क्या कहें, इन दोनों को एक ही समझें, H2A, H2B, तो आप कहेंगे कि 4 ही प्रकार। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना जानिए, H2A, H2B, H3, H4 या H1, ये इतने प्रकार होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, जो कहाँ पे आवश्यक होते हैं? डीएनए की पैकेजिंग में उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डीएनए की पैकेजिंग होती है उसको हम कहते हैं पराकुंडलन। क्या कहते हैं? पराकुंडलन। डीएनए पराकुंडलन। पराकुंडलन को इंग्लिश में बोला जाता है सुपर क्वाइलिंग। पराकुंडलन को क्या कहते हैं? सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। सुपर क्वाइलिंग। सुपर क्वाइलिंग या पराकुंडलन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब क्या हो, मान लीजिए एक टेलीफोन का वायर है। आप लोगों ने टेलीफोन का वायर देखा है, अब तो मोबाइल आ गया है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अभी भी ऑफिस में आप देख सकते हैं टेलीफोन रखा रहता है, या पहले टेलीफोन यूज होता था। तो आप देखते हैं कि जो टेलीफोन होता है उसका वायर किस तरह से कुंडलित होता है या ऐठा होता है। तो ये मान लीजिए कि इस तरह से टेलीफोन होता था और इससे क्या होता था? एक वायर लगा होता था ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे यह देख रहे हैं कि क्या होता था? यह कुंडलित होता था। तो आप देखते हैं कि जब टेलीफोन के वायर को ढीला करते थे तो वह दोबारा कुंडलित हो जाता था। ठीक है, दूसरी बार। तो क्या होता है कि जब एक बार कुंडली के बाद दूसरी बार फिर से इसी पे क्या हो? कुंडलन हो जाए। ठीक है, दूसरी बार क्या हो? कुंडलन हो जाए, कुंडली के ऊपर कुंडली बन जाए। ठीक है, ऐसे। एक मिनट, कुंडली के ऊपर क्या बन जाए? कुंडली बन जाए फिर से, तो इसी को कहते हैं पराकुंडलन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक बार कुंडली हुई, कुंडली बनी, अब देखिए क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे यह कुंडली दोबारा बन गई। ठीक है, समझ में आना? तो इस तरह क्या होता है, एक बार कुंडली हुई और फिर दोबारा क्या हो जाए? कुंडली बन जाए, पराकुंडलन हो जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डीएनए पराकुंडलन, तो या डीएनए पैकेजिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डीएनए का स्टेप होता है कुंडली का, वो देखिए क्या होता है। जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वह कुल 3 स्टेप में होती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट या पहला चरण, इसमें बनता है न्यूक्लियोसोम। क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है, देखिए
इसमें हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर के चारों ओर, किसके, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर के चारों ओर डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना है वह क्या होती है, कुंडलित होती है। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, डीएनए का जो हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर होता है इसके चारों ओर डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना क्या होती है, कुंडलित होती है और क्या करती है, एक ऑक्टामर संरचना बनाती है या एक न्यूक्लियोसोम संरचना बनाती है। इसमें देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु स्थित होते हैं केंद्र में, जो क्या करते हैं, क्रोड कण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, क्रोड कण का निर्माण करते हैं। इस क्रोड कण, यह क्रोड कण कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर होता है। क्रोड कण क्या होता है, हिस्टोन का ऑक्टामर होता है, अर्थात हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु इसमें स्थित होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ये हिस्टोन के अणु स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे H2B है, H2A है, H4 है और H3 है। अब इसके नीचे देखिए जो 4 अणु होते हैं वह कैसे व्यवस्थित होते हैं। H4 के नीचे होता है H3, H3 के नीचे होता है H4, ठीक है। H2A के नीचे होता है H2B और H2B के नीचे होता है H2A, जो कि यहाँ पे सामने से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन इसके पीछे है, H3 के पीछे है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हिस्टोन के क्या होते हैं, 8 अणु, 4 के ऊपर 4, ठीक है। पहले 4 होते हैं और फिर इसी चारों के ऊपर क्या होते हैं, 4 और अणु स्थित होते हैं और ये क्या बना देते हैं, क्रोड कण बना देते हैं। ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर ये बन जाता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यह डीएनए के साथ क्या होता है, लिपेटा जाता है। तो हिस्टोन प्रोटीन के पास कुछ पॉजिटिव, कैसे, पॉजिटिव अमीनो अम्लों की अधिकता होती है, जैसे लाइसिन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन, लाइसिन और आर्जिनिन अम्ल, ठीक है। लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है, किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में या हिस्टोन ऑक्टामर में क्या होती है, लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता होती है। ये दोनों जो अमीनो अम्ल होते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब डीएनए में क्या हो, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप लोग जानते हैं कि डीएनए में फास्फेट ग्रुप होता है और फास्फेट पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह डीएनए के साथ क्या होता है, जुड़ने में, ठीक है, आकर्षित करने में सहायता करता है, जिससे जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर आसानी से क्या होता है, लिपट जाता है। ठीक है। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और डीएनए पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, आकर्षित होते हैं या जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो डीएनए लिपटा होता है, इस डीएनए में कॉइलिंग या कुंडलन होती है वामावर्त। कैसे होती है, लेफ्ट हैंडेड या वामावर्त कुंडली होती है, वामावर्त या लेफ्ट हैंडेड। तो ये जो डीएनए है यह इस हिस्टोन ऑक्टामर को कितनी बार, 1.6 बार लपेटता है। कितना राउंड लपेटता है, 1.6 कुंडली बनाती है या राउंड बनाती है। ठीक है, समझ में आया। तो कुंडली कैसी होती है, यह जो लपेटा जाता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कैसा होता है, वामावर्त, और ये कितनी बार लपेटा जाता है, 1.6 टाइम। ठीक है। तो यह 1.6 टाइम क्या होता है, लपेटा जाता है। ये जो हिस्टोन का ऑक्टामर है या क्रोड कण है, इसका जो व्यास होता है 10 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है या 10 नैनोमीटर होता है। इसके बाहर, हिस्टोन के ऑक्टामर के बाहर एक हिस्टोन H1 प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, इस संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है।
या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, समझ में आया। H1 प्रोटीन क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है या अस्थायित्व प्रदान कराता है, जो कि H1 प्रोटीन क्या होता है, इससे बाहर होता है, हिस्टोन के ऑक्टामर से बाहर होता है। और इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, जब हिस्टोन प्रोटीन को भी H1 को भी इसके साथ शामिल कर देते हैं तो यह जो टोटल डिस्टेंस होता है, इसका डायमीटर होता है, ठीक है, वो हो जाता है 11 नैनोमीटर। कितना हो जाता है, 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, समझ में। पूरी संरचना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। पूरी संरचना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इस तरह से कुंडली होने के बाद, पैकिंग होने के बाद, ये जो न्यूक्लियोसोम के अणु हैं एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वो एक सीध में आते हैं और एक तंतु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक तंतु का निर्माण हो जाता है जिसे कहा जाता है क्रोमेटिन तंतु। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। तो दो न्यूक्लियोसोम जिस डीएनए के साथ जुड़ते हैं, ये देखिए, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए के खंड को क्या कहते हैं, योजक खंड कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, योजक खंड या योजक डीएनए कहा जाता है। जो योजक डीएनए की लंबाई होती है, योजक डीएनए अर्थात लिंकर डीएनए, ठीक है, जो योजक डीएनए होता है या लिंकर डीएनए होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, लिंकर डीएनए, इसकी लंबाई होती है 54 बेस पेयर। इसमें कितना बेस पेयर होता है डीएनए का, न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोटाइड का 54 बेस पेयर होती है। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम के चारों ओर जो डीएनए लिपटा रहता है, इसकी लंबाई होती है लगभग 146 बेस पेयर। ठीक है, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 146 बेस पेयर होते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक क्रोड कण है और इसके साथ जो एक योजक डीएनए होता है, इस योजक डीएनए और क्रोड कण को एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो पूरी संरचना न्यूक्लियोसोम कहलाएगी। यहाँ से एक क्रोड कण और ये डीएनए, योजक डीएनए, ठीक है, योजक डीएनए को मिला करके हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम में लगभग कितना बेस पेयर हो गया, अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो लगभग 200 या 200 क्या होते हैं, बेस पेयर डीएनए होता है। ठीक है, समझ में। तो ये जो तंतु बनता है, फाइबर बनता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन तंतु और इसका डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये था पहला स्टेप। ठीक है, ये क्या था, पहला स्टेप। और इसमें क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना और क्रोमेटिन तंतु बन गया। ठीक है, क्या बन गया, क्रोमेटिन तंतु बन गया। सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है, यहाँ पे जब ये क्रोमेटिन तंतु बनता है, ठीक है, पहले स्टेप में, तो यहाँ पे जो जो डीएनए होता है, डीएनए का कंडेंसेशन 40 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स, 40 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे डीएनए 40 गुना संघनित हो जाता है। डीएनए का कंडेंसेशन कितना हो गया, 40 गुना हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। ठीक है, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में देखिए क्या बनता है, सोलेनॉइड फाइबर बनता है या परिनालिका बनती है। इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन तंतु है, ये कुंडलित हो करके इस प्रकार से कुंडलित होते हैं कि उसमें 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं। कितने, 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं एक कुंडली में। 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, एक कुंडली में आते हैं और इस प्रकार से यह कुंडलित होकर के क्या करती है, एक तंतु जैसी संरचना बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं या सोलेनॉइड फाइबर कहते हैं। तो एक सोलेनॉइड तंतु बनता है और ये सोलेनॉइड तंतु कैसा होता है, खोखला होता है। एक खोखली परिनालिका बनती है या सोलेनॉइड फाइबर बनती है। इसका जो व्यास होता है वह होता है 30 नैनोमीटर। कितना होता है, 30 नैनोमीटर।
तो सोलेनॉइड फाइबर का व्यास कितना होता है, 30 नैनोमीटर होता है। ठीक है, समझ में आया, 30 नैनोमीटर होता है। ये सेकेंड स्टेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद फिर से क्या होती है, फर्दर यहाँ पे कॉइलिंग होती है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पराकुंडलन। तो यहाँ पे कुंडली के बाद फिर क्या होती है, कुंडली बनती जाती है, कई बार कुंडलन होता है। तो पुनः क्या होता है, जो परिनालिका होती है या सोलेनॉइड फाइबर होता है जिसका व्यास कितना है, 30 नैनोमीटर। अब यह क्या होती है, किसी एक गैर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होती है, कुंडलित होती है। ठीक है, फोल्ड होती है। तो गैर हिस्टोन प्रोटीन का मतलब होता है कि यह दूसरी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, जो गैर हिस्टोन प्रोटीन है यह पाड़ की तरह मतलब सहारा देने का काम करती है, किसको, सोलेनॉइड फाइबर को। तो इसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्ड या पाड़ कहते हैं। ठीक है, तो यह एक गैर हिस्टोन प्रोटीन है। ऐसे देख रहे हैं आप लोग ना, ये नीले रंग की जो संरचना है यह क्या है, गैर हिस्टोन प्रोटीन है। अब इस गैर हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है, इस गैर हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर आप देख रहे हैं इस तरह से क्या होता है, जो सोलेनॉइड तंतु है वह कुंडली बनाती है या फोल्ड हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, यह ऐसी संरचना बनाती है जो देखने में बॉटल को साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखती है। ठीक है, यह ब्रश की तरह दिखता है। आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने वाला ब्रश या बॉटल को साफ करने वाला ब्रश देखा होगा, तो यह उसी प्रकार की संरचना बन जाती है। और इसकी जो मोटाई होती है, डायमीटर होता है, कितना होता है, 300 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 300 नैनोमीटर होता है। ठीक है ना। तो स्टेप 2 था, और स्टेप 3 में क्या हो गया, स्टेप 3 में क्या हो गया, 300 नैनोमीटर की संरचना बन जाती है। कितना, 300 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये जो संरचना है बॉटल को साफ करने वाले ब्रश के जैसे दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्कैफोल्ड होता है या गैर हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद क्या होता है, यह जो संरचना है पुनः क्या होती है, संघनित हो जाती है और बनाती है क्रोमेटिड। क्या बनाती है, क्रोमेटिड बना देती है या गुणसूत्र बना देती है। तो जब क्या होता है, कोशिका विभाजित होती है तो उस समय क्या होता है, डीएनए संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ठीक है, डीएनए संघनित होकर के किसका रूप ले लेता है, गुणसूत्र का रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब क्या होता है, ये इसमें फिर से पुनः संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है या संरचना बन जाती है जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। और क्रोमेटिड का जो व्यास होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है। तो दो क्रोमेटिड एक साथ जुड़े रहते हैं, और ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं जब एक साथ जुड़े रहते हैं तो इस संरचना को, पूरी संरचना को कहा जाता है गुणसूत्र। तो ये पूरी संरचना क्या कहलाती है, गुणसूत्र कहलाती है। और इस गुणसूत्र का व्यास कितना होता है, 1400 नैनोमीटर होता है या 1400 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1400 नैनोमीटर। अंत में यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का कंडेंसेशन हो जाता है लगभग 5000 टाइम। कितना, 5000 से लेकर 5000 से लेकर 10,000 गुना क्या होता है, डीएनए का कंडेंसेशन हो जाता है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड स्टेप में जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बनता है, परिनालिका बनती है, यहाँ पे डीएनए का कंडेंसेशन 1000 गुना, कितना, 1000 गुना हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो पहले स्टेप में 40 गुना, दूसरे स्टेप में कितना होता है, 1000 गुना हो जाता है। और जो आखिरी स्टेप है, यहाँ पे आते हुए जब रॉड जैसी संरचना बन जाती है तो यहाँ पे डीएनए का कंडेंसेशन लगभग 5000 से 10,000 गुना हो जाता है। इस प्रकार से कोशिका विभाजन के समय हमें ये जो डीएनए है वो गुणसूत्र के रूप में इस तरह से दिखाई देता है। किस स्टेज में, किस अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में यह हमें गुणसूत्र इस तरह से दिखाई देता है, जो कि किससे बना है, डीएनए के पैक होने से बना है। इस प्रकार से क्या होता है, डीएनए का पराकुंडलन होता है और पैकेजिंग होती है। फिर ये क्या होगा, आसानी से केंद्रक में ये डीएनए क्या होता है, आ सकता है।
ठीक है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डीएनए का पराकुंडलन या सुपर कॉइलिंग कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आगे अगला स्टेप है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए संसार, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। आरएनए संसार नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आइए देखिए, आरएनए संसार मीन्स आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड या आरएनए संसार। तो सामान्यतः डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह केंद्रक में रहता है और मुख्यतः इसके यह क्या करता है, सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है एक तरह से। ठीक है, ये सेंटर होता है जिसमें कोड होते हैं। तो इसका काम एक ही है, डीएनए का मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाना। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो देखिए आरएनए कई स्थानों पे पाया जाता है और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसा लगता है कि आरएनए, ये जो संसार है इसमें आरएनए ही आरएनए है, ये आरएनए से ही बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऐसे आरएनए वर्ल्ड बोला जाता है। देखिए आरएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी काम करता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें क्या होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे एचआईवी है, टीएमवी है। ठीक है, और भी वायरस हो सकते हैं, एचआईवी और टीएमवी, इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। और यह सिद्ध है कि आरएनए क्या होता है, डीएनए से प्रिमिटिव होता है या पुराना होता है। तो आरएनए क्या होता है, प्रिमिटिव है। किससे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव देन डीएनए। इसका मतलब ये है कि पहले संसार में पहले किसकी उत्पत्ति हुई, आरएनए की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद फिर आरएनए से किसकी उत्पत्ति, आरएनए से डीएनए की उत्पत्ति हुई है। तो आरएनए क्या होता है, प्रिमिटिव होता है या पुराना होता है या आद्य होता है। ठीक है, समझ में आया। तो आरएनए क्या है, डीएनए से पुराना है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। इसके अलावा यह एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। कैसे एंजाइम, आप लोग जानते हैं जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, आरएनए से होता है। और राइबोसोम में जो 23S आरएनए होता है और 28S आरएनए होता है, ये दोनों आरएनए क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उत्प्रेरण का कार्य करते हैं और एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक समझ ना, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक क्या होता है, जो एंजाइम होता है वह एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। तो राइबोसोम में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23S और 28S के आरएनए पाए जाते हैं जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है या अनुलेखन, इसकी अनुलेखन की प्रक्रिया होती है, तो क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है। यहाँ पर भी जब आरएनए बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग में, मतलब उसके काट छांट में, ठीक है, उसको बनाने में किसका उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है, वह क्या करते हैं, इस आरएनए प्रोसेसिंग में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो एग्जान होता है, कोई भी जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डीएनए जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें क्या होता है, एग्जान होता है, फिर इंट्रॉन भी होता है बीच बीच में ऐसे। तो ये मान लीजिए एग्जान है और यह क्या है, इंट्रॉन है, एग्जान इंट्रॉन।
तो बीच बीच में ये जो इंट्रॉन होते हैं, इन इंट्रॉन को काट करके बाहर निकालने का काम कौन करता है? आरएनए के छोटे छोटे अणु होते हैं जो इनको काट करके बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आरएनए का बहुत सारा कार्य होता है और यह केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, राइबोसोम में भी पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम की तरह काम करता है, यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। तो इसलिए कहा जाता है, और आरएनए क्या है? डीएनए से प्रिमिटिव है, पहले आरएनए आया है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो संसार है किसका है? आरएनए का है, मीन्स आरएनए वर्ल्ड या आरएनए संसार। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस इतना ही। और अगला हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, और वहाँ पे एमसीक्यू में भी छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है इससे लेकर के। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं और आगे देखेंगे हम लोग कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया डीएनए और यहाँ पे हमने लिख दिया आरएनए। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक साइड डीएनए के बारे में लिखेंगे और दूसरे साइड आरएनए के बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नोट करते हैं। देखिए, जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए जो डीएनए होता है, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, लेकिन अगर सुकेंद्रकी कोशिका है, कैसी? यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, तो यहाँ पे जो डीएनए होता है वह कहाँ पे पाया जाएगा? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे रहता है? केंद्रक में रहता है। ठीक है, समझ में आया? लेकिन जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है या आरएनए होता है, आरएनए कोशिका द्रव्य, कहाँ पे? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक या केंद्रक द्रव्य दोनों स्थानों पे पाया जाता है। कहाँ पे पाए जाएंगे? केंद्रक में डीएनए पाया जाएगा और आरएनए दोनों जगह पे। ठीक है, तो एक डायग्राम भी मैं बना के दिखा सकता हूँ। जैसे ये देख लीजिए, ये कोशिका है, ठीक है ना, तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, यहाँ पे केवल क्या पाया जाएगा? डीएनए। लेकिन आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए इस कोशिका द्रव्य में भी, यहाँ पर भी पाया जाएगा और यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए दोनों स्थानों पे पाया जाएगा, डीएनए कहाँ पे पाया जाएगा? केवल केंद्रक में पाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कार्य की बात करते हैं तो क्या होता है? देखिए, जो डीएनए है यह क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए कौन सा कार्य करता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है और यह सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। तो सभी जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में क्या होता है? आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आरएनए क्या होता है? यह आनुवांशिक पदार्थ भी हो सकता है कुछ विषाणुओं में, ठीक है ना, जैसे HIV और TMB और भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या करता है? एंजाइम की तरह भी यह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? एंजाइम की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, समझ में है ना? तो आनुवांशिक पदार्थ है और एंजाइम की तरह भी आरएनए कार्य करता है। उत्प्रेरण की इसमें क्या होती है? क्षमता होती है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, ठीक है, उत्प्रेरक। तो ये कार्य की बात थी। अब अगर हम बात करते हैं किसकी ओरिजिन पहली हुई है,
तो जो डीएनए है ये क्या है, ये एडवांस्ड है, और जो आरएनए है वह क्या होता है, प्रिमिटिव है, वो पहले आया है। तो ये क्या होता है, ये एडवांस होता है। और अगर हम अस्थायित्व की बात करते हैं तो डीएनए क्या होता है, ये 2 सूत्री होता है, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो डीएनए हमेशा कैसा होता है, द्विसूत्री होता है, और यह कैसा होता है, स्थायी संरचना होती है इसकी। द्विसूत्री होने के कारण इसकी संरचना अस्थायी होती है, ठीक है। लेकिन जो आरएनए होता है यह कैसा होता है, एक सूत्री होता है, ठीक है। कैसा होता है, एक सूत्री होता है, यह अस्थायी होता है, इसकी अस्थायित्व डीएनए की तुलना में बहुत कम होती है, ठीक है। तो डीएनए ज़्यादा अस्थायी होता है, स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आया ना। अब आगे देखिए, संरचना में, रासायनिक संरचना में क्या अंतर होगा। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं या नाइट्रोजनस क्षार की बात करते हैं तो यहाँ पे एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, और साइटोसिन और ग्वानिन होता है। देखिए डीएनए में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, लेकिन क्या होता है आरएनए में एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, 3 बेस तो क्या होते हैं, समान होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। लेकिन यहाँ पे थायमिन के प्लेस पे आरएनए में क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो यहाँ पे थायमिन नहीं पाया जाता, यहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है। तो ये क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला अंतर क्या है, देखिए जो डीएनए होता है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे जो पेंटोज शर्करा होती है वह कैसी शर्करा होती है, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में। लेकिन आरएनए में क्या होता है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है या शुगर होती है। तो आरएनए में राइबोज शुगर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2-डीऑक्सी। सेकेंड प्लेस पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेशन हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है इसमें से, ठीक है। तो इसीलिए इसका नेम क्या हो जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसका क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये अंतर होते हैं डीएनए और आरएनए में। समझ में आया, बहुत ही आसान है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ये यूरेसिल का जो डिफरेंस है ये पूछ दिया जाता है, या फिर ये जो राइबोज शर्करा का डिफरेंस है ये पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं डीएनए और आरएनए में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करें, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे अंदर क्या होती है, एक्साइटेशन आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करते रहिए।